नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इन दिनों किसानों की बहुत बात हो रही है। किसानों से संबंधित 3 कृषि कानून जब से सरकार लेकर आई है, बल्कि मेरा मानना है कि 2018 से ही जो है इसकी चर्चा कि किसान नाराज़ है, किसान दुखी है, किसान परेशान है, किसान जो है फलां पार्टी से नाराज़ है, फलां पार्टी से खुश है। सभी राजनीतिक दलों की एक कोशिश है कि किसान को एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में पेश किया जाए और वो तय करने वाला है कि किस चुनाव में किसकी जीत होगी, किसके पक्ष में मतदान होगा, किसके विरोध में मतदान होगा। तो देखिए, किसान इस देश में कभी भी एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा मिथ है। ये जो है बड़ी भ्रांत धारणा है कि किसान के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेता है और उस रूप में मतदान करता है। किसान जो है वो उसी तरह से जाति धर्म के खांचों में बटा हुआ है जैसे समाज के दूसरे हिस्से। आप किसी समाज के किसी वर्ग को ले लीजिए, सब उसी तरह से बटे हुए हैं, क्योंकि ये समाज से अलग कोई एंटिटी नहीं है कि समाज से जो है अलग है, विशिष्ट है और इस पर जो है जाति का धर्म का कोई असर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वही लोग हैं जो किसान भी हैं, वही लोग हैं जो दूसरे व्यवसाय में लगे हों, चाहे वकालत का हो, चाहे शिक्षा का के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, कोई भी या पुलिस में है, सरकारी नौकरियों में है। सब लोग एक तरह से जुड़े हुए हैं। सीमा पर, मोर्चे पर जो जवान खड़ा है -20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री टेम्परेचर में, उसके भी घर वाले किसान हैं। तो वो फौजी की तरह सोचेगा, किसान की तरह सोचेगा। जो दंगा रुकवाने के लिए अपनी जान पर खेलकर पुलिस वाला उतरता है, वो किसान की तरह सोचेगा या पुलिस वाले की तरह सोचेगा। तो ये जो डिमार्केशन है, ये जो बंटवारा करने की कोशिश आजकल हो रही है, मेरा मानना है कि ये निहायत भ्रांत धारणा है। और इसके आधार पर इसी चक्कर में जिसने भी समझाया हो राहुल गांधी को 2018 से लेकर 2019 तक, लोकसभा चुनाव तक, वो इसी मुद्दे पर फोकस करते रहे कि उनको समझाया उनके जो है सलाहकारों ने कि किसान पर फोकस कीजिए। आप किसान पर फोकस करेंगे, उसकी बात उठाएंगे तो पार्टी सत्ता में वापस आ सकती है। क्या नतीजा हुआ सबको पता है। लेकिन किसान और किसान राजनीति की बात करें, 2 संदर्भ हैं। एक, अभी जो सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, उनके विरोध में जो आंदोलन हुआ, उसमें जो किसान यूनियन के लोग शामिल हुए, नेता शामिल हुए, उनकी पॉलिटिकल प्रेफरेंस या उनकी राजनीतिक चाहत, इन सब को देखिए। और दूसरी तरफ आप देखिए कि किसानों के जो नेता हुए, अब चूंकि बात इन 5 राज्यों की हो रही है, तो इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, उसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसानों और पिछड़ों, दोनों का कह रहा हूँ, किसानों, पिछड़ा वर्ग और जाट, इन तीनों वर्गों को मिला दें तो उनके सबसे बड़े नेता अगर कोई हुए हैं तो चौधरी चरण सिंह। इस बात पर मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी में, किसी नेता में कोई मतभेद होगा कि चौधरी चरण सिंह से बड़ा किसान नेता या पिछड़ों का नेता, और उनका प्रभाव पश्चिम से पूरब तक था। ऐसा नहीं है कि वो जाट थे जाति से, तो इसलिए सिर्फ उनका प्रभाव जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। उनका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उतना ही था, उनका अवध में भी था। तो कुल मिलाकर चौधरी चरण सिंह जो है वो आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता थे, अगर ये कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अगर किसान एक पॉलिटिकल एंटिटी होता तो चौधरी चरण सिंह से बड़ा नेता कोई नहीं होता। किसानों और जो है पिछड़े वर्ग का नेता होना एक बात है, और सबसे लोकप्रिय नेता होना, और राजनीति में देखिए, और ख़ासतौर से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोकप्रिय नेता होना, सबसे प्रभावी नेता होना, उसका मतलब कुल आखिर में जाकर एक ही होता है, और वो होता है आपकी वोट दिलाने की क्षमता। आप कितना वोट दिला सकते हैं, आपके कहने से कौन लोग वोट देने को तैयार होते हैं, इससे तय होता है
कि आप कितने बड़े किसान नेता हैं या किसी वर्ग के नेता हों, आप कितने बड़े दलित नेता हैं, आप कितने बड़े पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, आप कितने बड़े सवर्णों के नेता हैं, या अलग अलग जातियों की बात कर लें, या कितने बड़े हिंदू नेता हैं, कितने बड़े मुस्लिम नेता हैं, या कितने बड़े सिख नेता हैं, इन सब की बात कर लीजिए। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसी बात से तय होता है कि आपकी वोट दिलाने की क्षमता कितनी है, और नेता की ताकत भी इसी से तय होती है, उसका प्रभाव भी इसी से तय होता है कि उसकी वोट दिलाने की क्षमता कितनी है। तो आप देखिए, चौधरी चरण सिंह मूलतः कांग्रेसी थे, कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में ऐसा कहते हैं कि 1952 से 1967 तक उत्तर प्रदेश में जो 3 बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनमें चौधरी चरण सिंह की गिनती होती थी। तो चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन की पहली राजनीतिक भूल की, हालांकि उसे मैं भूल नहीं मानता और उनके समर्थक भी नहीं मानेंगे कि उनकी भूल है, क्योंकि चौधरी साहब की एक आदत थी, या कहें उनका स्वभाव था, कि जो सही लगता था वो बोलते थे, इस बात की परवाह किए बिना कि इसका किस पर क्या असर होगा, कौन इसकी को अच्छा मानेगा, कौन बुरा मानेगा, कौन खुश होगा, कौन नाराज़ होगा। तो 1959 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने आलोचना की नेहरू की लैंड रिफॉर्म की नीतियों की। वहां से कांग्रेस में उनका कद गिरना शुरू हो गया। नेहरू का विरोध उस समय, नेहरू का विरोध करने का मतलब है, नेहरू का विरोध करके आप कांग्रेस में बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते। अगर सरवाइव करते भी हैं तो आपकी वो हैसियत नहीं रह सकती। ये स्थिति थी उस समय, और वो चौधरी चरण सिंह के साथ भी हुआ। अब आप देखिए, मैं किसान नेता की बात कर रहा हूँ, तो चौधरी चरण सिंह ने जितना बड़ा काम उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए या खेतीहर समुदाय के लिए किया, और किसी ने नहीं किया है। ज़मींदारी उन्मूलन और लैंड होल्डिंग एक्ट कि हर परिवार कितनी ज़मीन रख सकता है, इसकी सीमा निर्धारित कर दी। आप बड़े काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं, इस सब से कोई मतलब नहीं। आप इतने एकड़ तक जो है सिर्फ ज़मीन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो वो लैंड सीलिंग में आ जाएगी, सरकार लेगी और सरकार उसका बंटवारा करेगी। इससे बड़ा लैंड रिफॉर्म जो है वो केवल ऑपरेशन बरगा कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल का था, पता नहीं इससे बड़ा था या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म था, जिसके बल पर 25, 30, 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार, खासतौर से सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में राज किया। लेकिन वो पॉलिटिकल डिविडेंड चौधरी चरण सिंह को नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। इतना बड़ा काम किया उन्होंने। 1900 आखिर में, जब 1959 में नेहरू के विरोध के बाद 1967 में उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा। 1 अप्रैल 1967 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। हालांकि सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, गिर गई। 1970 में फिर संवित सरकार, जो है संयुक्त विधायक दल, जिसमें जनसंघ के लोग शामिल थे, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, इन सब जितने लगभग विपक्षी दल थे, सबकी जो है मिलीजुली सरकार बनी, उसके मुख्यमंत्री बने। वो भी ज़्यादा समय तक चली नहीं। उन्होंने कांग्रेस से निकलने के बाद भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई, और भारतीय क्रांति दल ने पहला चुनाव जो है 1969 में लड़ा। 67 में कांग्रेस से निकले, पार्टी बनाई। 1969 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ, 1967 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, और जो है उसके बाद कांग्रेस में 1969 में टूट हो गई। एक कांग्रेस निजलिंगप्पा ग्रुप जो था, उसने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया, 2 फाड़ हो गई पार्टी। तो उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में 1969 में मध्यावधि चुनाव हुए। पहला चुनाव भारतीय क्रांति दल ने लड़ा, और सीटें कितनी मिली? उस समय उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो 425 सीटें थी। सीटें मिली भारतीय क्रांति दल को 98, यानी 1/4 से भी कम। उसके बाद अगला चुनाव हुआ 1974 में विधानसभा का। उसमें चौधरी चरण सिंह की पार्टी को मैक्सिमम पूरे उनके राजनीतिक करियर के इतिहास में जो है वो सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली 106, 425 में से।
किसानों के सबसे बड़े नेता, पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेता, जाटों के सबसे बड़े नेता, जिसका पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में प्रभाव था। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में उनका प्रभाव था। इसके बावजूद वो नेता जिसकी गिनती कांग्रेस के 3 सबसे प्रभावी नेताओं में होती थी उत्तर प्रदेश की, वो नेता जिसने लैंड रिफॉर्म का इतना बड़ा काम किया, जो सोते जागते उठते बैठते जो है वो सिर्फ किसानों और खेती के बारे में सोचते थे। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं, आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगी कि चौधरी चरण सिंह का इंटरव्यू लेने के लिए अगर कोई पत्रकार जाता था तो पहले तो वो बात करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। उनके मन में ये धारणा थी कि ये जितने शहर वाले पढ़े लिखे हैं, इन लोगों को खेती बाड़ी की कोई जानकारी नहीं है। तो वो एक तरह का टेस्ट लेते थे, कहते नहीं थे कि टेस्ट लेते हैं, लेकिन पूछते थे कि कुछ मालूम है खेती वेती के बारे में। अगर आपने हाँ कह दिया तो पूछेंगे कि खरीफ में कौन कौन सी फसल होती है, रबी में कौन कौन सी फसल होती है। अगर आपने बता दिया सही सही तो फिर आप उनके मित्र बन गए, फिर आपको इंटरव्यू भी मिलेगा। और सबसे रेयर चीज़ जो होती थी वो है, जब बहुत खुश होते थे चौधरी साहब तो फिर वो गायत्री देवी से कहते थे कॉफ़ी बनवाने के लिए, तो आपको कॉफ़ी पीने को मिलती थी। उन चौधरी चरण सिंह को किसान नेता होने के बावजूद 106 से ज़्यादा सीटें कभी नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनका नेतृत्व उभरा। उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती, जो 2-3 नेता उत्तर प्रदेश के थे, उनमें एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल्याण सिंह, अपनी पार्टी की ओर से यानी समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम सिंह यादव, जनता दल में भी वो सबसे बड़े नेता थे, और बहुजन समाज पार्टी की ओर से कांशीराम और मायावती। इनमें मुलायम सिंह की गिनती होती थी। लेकिन मुलायम सिंह भी 2012 में आकर, यानी पार्टी अपनी बनाने के 20 साल बाद, 1992 में जहाँ तक मुझे याद है उनकी पार्टी बनी थी, तो वो 8 साल और 12 साल 20 साल बाद 224 सीटें पहली बार जीत पाए। उससे पहले और परिस्थिति क्या थी? बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और भारतीय जनता पार्टी दुर्गति को प्राप्त हो चुकी थी। उस माहौल में 224 सीटें पहली बार मिली और मेरा जो आकलन है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी को ये आखिरी बार था जब इतनी सीटें मिली उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नहीं मिलने वाली है, 2022 में भी नहीं मिलने वाली है। तो ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि किसानों के आंदोलन के कारण किसान एकजुट हो गया है और किसान के रूप में वोट करेगा। देखिए, नाराज़ है, खुश है, ये इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ आज। उस पर कई बार बोल चुका हूँ, आगे भी हो सकता है कुछ बोलूँ, लेकिन किसान के रूप में वोट करेगा ये समुदाय, किसानों का समुदाय, ये मैं बिल्कुल कतई मानने को तैयार नहीं हूँ और ये कभी किसी समय ये साबित नहीं हुआ है। अब जो स्थिति बनी है उसमें देखिए, उसका सबसे बड़ा टेस्ट है इसका कि पंजाब में जो 32 किसान यूनियन थी जो इस आंदोलन में हिस्सा ले रही थी, उनमें से 22 एक तरफ है बलबीर सिंह राजेवाल के साथ और एक यूनियन है जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी की है। इन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। अगर किसान के रूप में वोट करता है तो इस पार्टी को सत्ता में आना चाहिए, जो कि मुझे दूर दूर तक जिसकी संभावना या कहें आशंका दिखाई नहीं दे रही कि ये पार्टी सत्ता में आने जा रही है। तो किसान के रूप में, और आप देखिए ऐसा है कि और भी कई चीज़ें होती हैं। अब इसमें देखिए रोल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2014 से आज 2022 है, इन 7-7.5 सालों में किसानों के हित के लिए जितने काम किए हैं उनको कभी इस रूप में भुनाने की कोशिश नहीं की कि किसान एक जो है पॉलिटिकल एंटिटी है, उस रूप में मुझे जो है वो वोट देगा। लेकिन वो लगातार जो कर रहे हैं उसको, जो हमारे यहाँ परंपरा है सनातन की,
श्रुति और स्मृति की, उसके हिसाब से चलते हैं। जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं, आपको दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री जब भी कोई डीबीटी ट्रांसफ़र हो, जैसे किसान सम्मान निधि है, उसका पैसा जब हर 4 महीने पर भेजा जाता है तो 2 दिन पहले से उसकी हाइप क्रिएट की जाती है, उसके बारे में बोलते हैं। फिर प्रधानमंत्री एक विशेष कार्यक्रम में इसको जो है ये काम करते हैं। तो कुल मिलाकर लोगों को बार बार ये याद दिलाने की कोशिश होती है ये कि वो भूल न जाएं कि सरकार ने ये काम किया है। फिर संवाद, कोई पार्टी, मैं कह रहा हूँ कि भारत की कोई पार्टी लोगों से, अलग अलग वर्गों से, ख़ास तौर से जो लाभार्थी वर्ग हैं, राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं बहुत सी राज्य सरकारों की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की बहुत सारी योजनाएं, सामाजिक योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो उस तरह का संवाद नहीं करती हैं। कोई मुख्यमंत्री उस तरह का संवाद लाभार्थी वर्ग से नहीं करता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो वो इस चक्कर में नहीं पड़े कि हम किसानों के लिए हमने इतना किया, तो किसान जो है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में हमारा समर्थन करेंगे। उन्होंने सामाजिक समीकरण जोड़ा, उन्होंने राष्ट्रवाद से जोड़ा, उन्होंने हिंदुत्व से जोड़ा, और उसके बाद उन्होंने जो है ये जो लाभार्थियों का बड़ा वर्ग बना है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे उन तक पहुंचाकर उनके साथ एक संवाद कायम किया है, एक संबंध कायम किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही प्रभावी फार्मूला है, और इसका लाभ पिछले 3 चुनावों से बीजेपी को, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिल रहा है, और 2022 में भी मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये किसान के नाम पर जो पाखंड चल रहा है, टिकैत बंधुओं को पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे जो है फर्श से अर्श पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि वो चुनाव बदल देंगे, जिसके साथ जाएंगे उसके साथ जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कम से कम जनता चली जाएगी, ये सब भ्रांत धारणाएं हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टिकैत बंधुओं के नाम पर एक भी वोट पड़ने वाला नहीं है। उनके कहने पर जिसको जहां वोट देना है वहीं देगा, और वो पहले से तय है। ये जो किसानों को लेकर एक मिथक बनाया गया है, ये मिथक इस चुनाव में, इन 5 राज्यों के चुनाव में एक निर्णायक रूप से इसका जो है कहें कि इस मुद्दे का अंतिम संस्कार हो जाएगा। यानी फिर, हालांकि राजनीति में लोग आजमाते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय तक राजनीतिक दल और नेता फिर इस तरह की बात नहीं करेंगे कि किसानों के मुद्दे पर कोई मुद्दा बनाकर जो है उसके सहारे चुनाव जीता जा सकता है या किसानों के वोट लिए जा सकते हैं। क्योंकि किसान जब वोट करने जाता है तो वो जाट, गुजर, त्यागी, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा सब कुछ होता है, हिंदू होता है, मुसलमान होता है, किसान नहीं होता है उस समय। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।